हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम विजन आईएएस के जून मंथ के इन्वायरमेंट के सेक्शन को कवर करेंगे। देखिए, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप जानते हैं पिछली कुछ वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स आए हैं कि मैम आप प्लीज इन्वायरमेंट का सेक्शन अपलोड कीजिए। यूजुअली चैनल पर इन्वायरमेंट का सेक्शन अपलोड नहीं किया जाता, बट सिंस you've been demanding, so this video is getting uploaded on the YouTube channel। तो यहाँ पे जो भी चीज आपको ट्रबल कर सकती है उसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, और ऑफ कोर्स कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पढ़नी। ओके, तो आई विल लेट यू नो अबाउट दैट एज वेल। ओके, और साथ ही में अगर आपको ये किसी भी तरह से वीडियो बेनिफिट करे, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. You can also consider becoming a member of the channel in case you want to support the channel. ओके, अगर देखिए आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं विजन आईएएस की जून मंथ की, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो आई बटन में लिंक कर दी जाएंगी। अगर आप मई मंथ की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, you've been struggling with the content of the magazine, you can consider giving them a watch too. Okay, let's get started. तो पहली जो हमें आज यहाँ पे चीज डिस्कस करनी है, ग्लेशियर्स इन हिंदू कुश हिमालयाज। देखिए, एक चीज जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता रही थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो पिछले 2-3 साल से पेंडिंग है यूपीएससी के पार्ट पे। हमें नहीं पता कि वो प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, मेंस में पूछे जाएंगे, किस तरह से किस साल में पूछे जाएंगे, लेकिन वो कुछ समय से पेंडिंग है और डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसमें से एक टॉपिक है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से हिंदू कुश हिमालयाज। अगर आप कुछ समय से जनरली अवेयर हैं या न्यूज़पेपर्स को फॉलो करते हैं या मैगजीन्स पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि जब से पैंडेमिक आया है तब से इनफैक्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट भी निकाली थी हिंदू कुश हिमालयाज पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा इससे रिलेटेड। तो हिंदू कुश हिमालयाज हैव बीन सो मच इन न्यूज लेटली। तो ऑफ कोर्स आपको इस पे एक बेसिक मैप बनाना आना चाहिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड, क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा एंड ऑल ऑफ दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। वैसे ही अगर हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें, तो सिडिशन, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता रही थी कि सिडिशन का सेक्शन 124A या आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ही लिखना है। तो सिडिशन को प्रिपेयर कीजिए, पिछले कुछ सालों से पेंडिंग है ये टॉपिक। एग्जैक्टली वैसे ही GS3 की अगर हम बात करें, GS3 के पर्सपेक्टिव से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप मेंस 2023 लिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन देखना पड़ सकता है। सो प्रिपेयर ऑन दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द न्यूज हियर। न्यूज क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने रिलीज की है वाइज रिपोर्ट। किसके लिए? हिंदू कुश हिमालयन रीजन के लिए। इस वाइज रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? वाटर, आइस, सोसाइटी एंड इकोसिस्टम्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब अगर हम और न्यूज पढ़े तो देखिए आपको इस बॉडी के बारे में डेफिनेटली और ज्यादा पता होने की जरूरत है। आईसी मॉड क्या है? आईसी मॉड बेसिकली एक रीजनल, देखिए यहाँ पे एक वर्ड रीजनल होना चाहिए, एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग सेंटर है, या फिर इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब मैंने रीजनल बोला है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ रीजनल कंट्रीज होंगी। तो 8 रीजनल मेंबर कंट्रीज हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है जो इसके मेंबर हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी की सारी जो कंट्रीज होंगी, 8 के 8 वो हिंदू कुश हिमालयन रीजन को बिलोंग करती होंगी, HKH रीजन को बिलोंग करती होंगी, जो आपके लिए याद रखना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद इंडिया आ जाता है, फिर चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, फिर उसके बाद म्यांमार है। तो बेसिकली जब आप हिंदू कुश हिमालयन रीजन पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो एक रफ इस तरह का मैप बनाइए और ये कुछ ऐसा कलर्ड रीजन दिखा सकते हैं। ऑफकोर्स जब आप ये लिख रहे हैं तो आपको हिंदू कुश हिमालय को डिफाइन भी करना पड़ेगा या किसी रिपोर्ट से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदू कुश हिमालयन रेंज को डिफाइन कर रहे हैं तो आप लिखिए दैट दिस इज अ रीजन, दिस इज अ वास्ट एरिया
जो एनकम्पास करता है माउंटेन रेंजेस को स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिंदू कुश रेंज इन नॉर्दर्न अफगानिस्तान टू अराकन रेंज इन म्यांमार। अराकन युमा ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, राइट। तो जो अराकन रेंज है म्यांमार, वहां तक ये स्ट्रेच करती है। अगर आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन आए हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड, अगर उसमें ये लिखा है दैट तिब्बतन प्लेट्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदू कुश हिमालयन रीजन, जी हाँ, तिब्बतन प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है। एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है आईसी मॉड के, तो नेपाल के ललितपुर रीजन में बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। अगर हम वाइज रिपोर्ट को डिस्कस करें तो क्या क्या वाइज रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, ये कुछ ऐसा डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप याद कर सकते हैं, वर्बैटिम अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं कि देखिए जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स का वॉल्यूम, वाटर, वो डिसअपेयर होता जा रहा है और तेजी से इसकी गति बढ़ गई है, यानी कि 65% फास्टर रेट से बेसिकली वाटर ग्लेशियर्स डिसअपियर हुए हैं 2010s में, इफ वी कंपेयर द सेम डिसअपेयरेंस विद द प्रीवियस डेकेड। ओके, अगर हम देखिए जो हमारा टारगेट है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट का, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक हम सोचते हैं कि हम वार्मिंग को रोक दें, राइट। तो अगर हम ऐसा ही करते हैं और 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने में सक्षम हो जाते हैं 2100 तक, तो ग्लेशियर्स तब भी, उस केस में भी ग्लेशियर्स आर सेट टू लूज 30% टू 50% ऑफ द वॉल्यूम कंपेयर्ड विद 2015। तो ऑलमोस्ट अगर हम इसका अपर एंड देखें तो 50%, यानी कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम वुड बी गॉन। ओके, अब हम आते हैं वाटर सिक्योरिटी। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया ग्लेशियर, वाटर ग्लेशियर, ग्लेशियर वॉल्यूम के ऊपर। दूसरा आता है वाटर सिक्योरिटी भी इससे हिट होगी। देखिए आप एक बार सोच इस तरह से इमेजिन करके देखिए, आप जानते हैं ऑफ कोर्स जो ग्लेशियर मेल्ट है या जो स्नो वाटर है, वही जो रिवर बेसिन्स हैं, जो हिंदू कुश हिमालय के रिवर बेसिन्स है, उसका सोर्स है, पानी का सोर्स भी वही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, विद एक्सेलरेटेड ग्लेशियर मेल्ट पीक वाटर विल बी रीच अराउंड मिड सेंचुरी। मिड सेंचुरी के आसपास पीक वाटर आ जाएगा, मैक्सिमम सप्लाई ऑफ फ्रेश स्नो वाटर, ओके, जो एक बार में हो सकता है इन अ गिवन पॉइंट इन टाइम, ठीक है। क्योंकि ग्लेशियल मेल्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो पीक वाटर आ जाएगा मिड सेंचुरी तक, और ऑफ कोर्स एक बार ही पीक वाटर आ गया तो वहां पे तो स्नो खत्म होनी शुरू हो गई। अब स्नो खत्म होनी शुरू हो गई तो आप जानते हैं कि आगे का पानी कैसे आएगा, पीक वाटर तो आ गया इतनी जल्दी, तो ऑफ कोर्स हमें वाटर स्कैरसिटी भी देखनी पड़ सकती है या एक क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन हजार्ड्स, अब हजार्ड्स होंगे ऑफ कोर्स, जैसे फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, लार्ज एवलांच, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, तो ये सब कुछ इंक्रीज हो जाएंगे इन द कमिंग डेकेड्स। यहाँ पे लिखा है इस रिपोर्ट में कि 3 गुना ज्यादा इंक्रीज होते हम देखेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स को हिंदू कुश हिमालयन रीजन में, कब तक, बेसिकली बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन या हिंदू कुश हिमालय से रिलेटेड लिखी है कि ये 3500 किलोमीटर, ये आप अपने इंट्रो में भी लिख सकते हैं, 3500 किलोमीटर का रीजन है फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार। ओके, जो संसार के हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस है जो अर्थ पे हो सकती है पोलर रीजन्स के बाहर, इसीलिए देखिए यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, वाटर टावर्स ऑफ एशिया। ओके, कि यहाँ पे इतना सारा पानी अक्यूमुलेटेड है। फिर हम आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत बेसिक सिग्निफिकेंस जो किसी भी इस तरह के स्नोई रीजन की हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स को फीड करता है, गैंजेस, इंडस, इरावदी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रेगुलेट करता है, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को रेगुलेट करता है, आप जानते हैं एल्बेडो इफेक्ट, ठीक है। और स्नो कवर कूल्स द एटमॉस्फेयर बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, वही चीज जो मैंने आपको बताई। प्रोवाइड्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स स्कीइंग वगैरह जो सब कुछ होती है। कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है ही, गंगोत्री ग्लेशियर देखिए कितने लोग वहां पे एक स्पिरिचुअल यात्रा भी करते हैं गंगोत्री तक की। फिर उसके बाद आते हैं क्रायोस्फेरिक कंपोनेंट्स पे, जो पर्माफ्रॉस्ट है, ग्लेशियर लेक्स है, बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और भी कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट्स लिखे हैं, और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, हिंदू कुश हिमालयाज पे। एडवर्स इम्पैक्ट होंगे बायोडाइवर्सिटी पे, जैसे जेनेटिक और स्पीशीज लॉस, ठीक है। पूरा जो इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा। देखिए आप खुद सोचिए, ग्लेशियर कल था आज नहीं है, बहुत सारे ग्लेशियर कल थे आज नहीं है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम नहीं चेंज हो जाएगा। तो वही चीज, बहुत सारी इन्वेजिव स्पीशीज आ जाएंगी एंड ऑल ऑफ दैट। सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, बहुत सारा क्रॉप लॉस, फेलियर, फॉडर शॉर्टेज, लाइफ स्टॉक डेथ्स, माइग्रेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये सब कुछ यहाँ लिखा है।
ओके अब देखिए ग्लेशियर्स के अंदर क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स डिपॉजिटेड हैं बहुत सालों से, ठीक है, जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। एक बारी जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, पीक वाटर आ जाएगा, तो ये सब कुछ वाटर साइकिल में आ जाएंगे और ये सारे के सारे आप कंजम्पशन या किसी और ह्यूमन साइकिल में भी घुस जाएंगे, ठीक है, अगेन हार्मफुल। अब देखिए एल्बेडो जैसे ही डिक्लाइन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, हीट बजट बढ़ जाएगा अर्थ का। बेसिक ज्योग्राफी, एल्बेडो आई थिंक आप जानते हैं, जो रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है सरफेसेस की, तो स्नो की अगर हम देखें तो एल्बेडो अगर कम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स उससे क्या होगा, आप अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएंगे, फिर आप जितना अब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा और हीट बढ़ती जाएगी, जितना हीट बढ़ेगी और मेल्टिंग होगी, फिर और कम स्नो, और कम स्नो, तो फिर ऑफ कोर्स और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, और ज़्यादा अब्जॉर्प्शन, और ज़्यादा हीट, ठीक है, तो ये फीडबैक ऐसे लूप बन जाता है, जो एक नेवर एंडिंग लूप होता है। अब हम आते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं हिंदू कुश हिमालयन रीजन को बचाने में। पुअर अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज, मतलब देखिए ये तो ऐसा पॉइंट है जो आप कहीं भी लिख सकते हैं, बहुत सारी गैप है जो अडेप्टेशन करने की नीड है उसमें, और जो लोगों को जिनको अडॉप्ट करना है, खुद को अडेप्ट करना है खुद को, है ना, उनके पास जो सपोर्ट है, अडेप्टेशन सपोर्ट है, वो है ही नहीं है, फिनेंशियल वजह से या फिर टेक्निकल वजह से, इन दोनों ही फ्रंट्स पे ये सपोर्ट लैकिंग है। ओके जो अडेप्टेशन के लिए चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल हैजार्ड्स। अब देखिए अर्ली वार्निंग एंड अडेप्टेशन मेजर्स आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एज सेवरल डिफरेंट स्लो ऑनसेट हैजार्ड्स लाइक इरोजन एंड फास्ट ऑनसेट हैजार्ड्स आर अकरिंग इन द सेम वाटरशेड्स फ्रीक्वेंटली एट सेम टाइम। मतलब बहुत सारे साथ साथ में डिजास्टर्स हो रहे हैं। अब देखिए एक और चीज़, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, तो और इस तरह की कुछ भी दिक्कत होती है, कैटास्ट्रफी होती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, तो उतना ही पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगी। लेकिन अब आप जानते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ तो नेचुरल है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तो फिर उतने ज़्यादा जगहों को खाली करने की भी ज़रूरत है, तो एक ये भी थ्रेट बनता जा रहा है हिंदू कुश हिमालयाज को। Low protection, about 67% of eco-regions and 39% of global biodiversity hotspots that are in the Hindu Kush Himalayas are still outside protected areas। देखिए हिंदू कुश हिमालयन रीजन के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 67% जो इको रीजन्स हैं और 39% जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर पड़ते हैं, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। लिमिटेड रीजनल कॉपरेशन, अब देखिए ऑल्दो ये एक रीजनल बॉडी हमने डिस्कस की विच इज़ ऑफ कोर्स वर्किंग हार्ड इन द सेंस दे हैव बीन डिस्कसिंग थिंग्स ऑल दैट, लेकिन अभी भी रीजनल कॉपरेशन लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, और यूनिफॉर्म पॉलिसीज नहीं है हर एक कंट्री में, किसी का कुछ और कहना है, किसी का कुछ और स्टैंड है। निग्लेक्ट एट इंटरनेशनल फोरम्स, देखिए इतने सारे इंटरनेशनल फोरम्स है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की हम कॉप देखते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि इन कॉप्स पे हिंदू कुश हिमालयाज को कभी डिस्कस किया हो? आप अगर इंडो पैसिफिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट हैज बिकम द न्यू थिएटर, तो हिंदू कुश हिमालयाज तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पोलर रीजन्स के बाहर सबसे ज्यादा आइस का वॉल्यूम ही यहाँ पे है, तो आप इसके बारे में क्यों डिस्कशन नहीं कर रहे? ठीक है, तो स्टेप्स टेकन, लेकिन ऑफ कोर्स ग्लेशियल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने भी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैं ग्लेशियल इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ, स्पेसिफिकली हिंदू कुश हिमालयाज की नहीं, ओके, तो इंडिया ने भी और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ओके इस तरह के जो भी स्टेप्स हैं, आप ऑफ कोर्स क्रायोस्फीयर पे कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के इनिशिएटिव क्या है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ओके NMSHI, तो इसे इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको ये बात कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि इसे कौन इम्प्लीमेंट करता है, ओके तो ये बेसिकली NMSHI जो है ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, जिसे लॉन्च किया गया था 2008 में। ओके बाकी आप जानते हैं जो 8 टोटल इसके अंडर आते हैं कंपोनेंट्स, उसमें से एक ये है। फिर उसके बाद और क्या स्टेप लिया गया है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा।
फिर उसके बाद आते हैं एक रिसर्च स्टेशन पे जिसका नाम है हिमांश। आपको हिमांश नाम से ही पता चल गया होगा कि हिंदू कुश हिमालयाज के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था चंद्र बेसिन में, हिमाचल प्रदेश में 2016 में। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट कर रहा है जिसमें असेस किया जा रहा है जो रन ऑफ हम देखेंगे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। फिर हम आते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स पे। सबसे पहला इनिशिएटिव तो ग्लोबल जो हमने जिसने रिपोर्ट निकाली है, वाइज रिपोर्ट, वही है ICMOD। ICMOD के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, हिंदू कुश हिमालयन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, ही मैप जिसे हम कहते हैं, या फिर माउंटेन मिनिस्ट्रियल समिट्स जो बहुत रेगुलरली कंडक्ट की जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ICMOD खुद में ही बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं। यूनेस्को का वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप लिख सकते हैं। लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? रीजनल एंड ग्लोबल कॉपरेशन। क्यों? जैसा कि मैं बता रही हूँ, अडेप्टेशन नीड तो बहुत बड़ी है लेकिन अडेप्टेशन सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई गैप है, सप्लाई नहीं है सपोर्ट की, तो टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए अडेप्टेशन के लिए भी और मिटिगेशन के लिए भी। देखिए एक और चीज, अडेप्टेशन और मिटिगेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम आगे इस तरह की बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज का कम से कम लॉस हो, प्रिवेंट भी कर सके तो करें, है ना, इस तरह का कुछ प्रिवेंट भी किया जा सके चीजों को। ओके, और अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अब तो चेंज हो गया है, अब खुद को उसमें ढालना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है, क्लाइमेट चेंज तो हो गया है, अब टेम्परेचर जो 15-20 साल पहले हुआ करता था उससे कहीं गुना ज्यादा हॉट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स पानी की कमी हो गई है, तो अब क्या करते हैं, हम ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं जिसको पानी कम ही जरूरत पड़े। दैट इज अडेप्टेशन, अडेप्टिंग आवर एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। मिटिगेशन का मतलब सॉर्ट ऑफ प्रिवेंशन होता है। ओके, एनहांसिंग ट्रांस बाउंड्री डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये चीज दिखी है कि हम ये तो ऑफ कोर्स देखिए मैंने आपको बताया ही कि दिक्कत क्या आ रही है, चैलेंज क्या है। एक चैलेंज है डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपर नहीं है, रीजनल कॉपरेशन का, ठीक है। और क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है माउंटेन कम्युनिटीज को, इंडिजिनस कम्युनिटीज को, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को, क्योंकि हमने देखा 67% जो इको रीजन्स हैं वो अभी भी प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर आते हैं। ओके, इम्प्रूव करना है मॉनिटरिंग नेटवर्क को। जैसे कैसे करेंगे हम मॉनिटरिंग नेटवर्क? अच्छे से मॉनिटर करें, सर्वे करें, सर्वेलेंस करें, क्योंकि हम बहुत सारी इन सीटू मेजरमेंट्स अपना सकते हैं, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डेटा, ठीक है, ये सारी चीजें। बिल्डिंग अडेप्टेशन एंड अर्ली वार्निंग स्ट्रैटेजीज, अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वाटर सोर्सेज कंट्रीब्यूशन को, कि कहाँ से एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर रिवर का सोर्स क्या है पानी का, दूसरी पर्टिकुलर रिवर का सोर्स क्या है पानी का, कौन से हिमालय के कौन से रीजन, ऑल दैट, कि एग्जैक्टली अगर ये ग्लेशियर चेंज हुआ तो इस रिवर पे ये इम्पैक्ट होगा और फ्यूचर में इस रिवर का शायद ये हाल हो जाएगा, या फिर आसपास वाले लोग जितने भी बसे हुए हैं वहां पे उनको थोड़ा सा इस तरह से सचेत करना पड़ेगा। बेसिकली फ्यूचर चेंजेस के लिए खुद को रेडी करना, एंटिसिपेट करना फ्यूचर चेंजेस को। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, गेट एवरीबडी ऑन द बोर्ड, बी इट सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट्स, माउंटेन कम्युनिटीज, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ताकि ऑन गोइंग चेंजेस के बारे में डिस्कशन हो, प्रेपरेशन हो कि कैसे हम इन ऑन गोइंग चेंजेस के साथ टैकल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट बचा भी सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एनर्जी ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखिए जानते ही हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स, इंडाइसेस आती हैं जो आपके प्रीलिम्स में बहुत बार पूछी भी जा चुकी हैं, ठीक है, कि किसने ये रिपोर्ट रिलीज की है या कौन ये इंडेक्स निकालता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सेंचर की कोलैबोरेशन में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका टाइटल है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023, मतलब प्रमोट करना इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन को। एनर्जी ट्रांजिशन का इस जगह मतलब क्या है कि ऑफकोर्स फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम से हम ट्रांसफर कर लें खुद को, किस में, एक रिन्यूएबल सेटअप में। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है और इसी रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। ओके, अब हम आते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 पे।
अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आर करेक्ट। तो पहली बात तो रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरी बात, इट इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। मतलब जो भी एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हो आप, पहली बात तो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, यानी कि सब तक पहुंच रही है, किसी को अमीरों को ज्यादा पहुंच रहा है, गरीबों के लिए वो ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं हो रहा। ठीक है, सिक्योरिटी इन द सेंस वो सिक्योर होनी चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन एक बार हो गया है, रिन्यूएबल सेटअप में आप घुस गए हैं फॉसिल फ्यूल को पीछे छोड़ के, तो ऐसा ना हो कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे, उसकी कॉस्ट नहीं मैनेज हो रही और वो चली जाएगी, लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे की फाइंडिंग्स क्या है इस इंडेक्स की, स्वीडन आता है पहले स्पॉट पे। ऑफकोर्स स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क यही बदलते रहते हैं अपनी रैंक्स को, तो स्वीडन नंबर 1 पे, ओके और इंडिया आया है 67th प्लेस पे आउट ऑफ 120 कंट्रीज। इंडिया, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कहीं जगहों पे ऑल दो लिखा मिल जाएगा कि इंडिया सोल ऐसी कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया और सिंगापुर ओनली 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो एडवांसेस कर रही हैं ऑलमोस्ट एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस के हर एस्पेक्ट पे। ओके, एनर्जी ट्रांजिशन हैज इंक्रीज ईच कंसेक्यूटिव ईयर over the last decade, but the growth has plateaued। पिछले 3 सालों में बेसिकली ऐसे स्टैगनेंट सी होकर रुक गई है, इतनी ग्रोथ हो रही है, कुछ बढ़ नहीं रही। ठीक है, पास्ट 3 years क्यों ऐसा हो रहा है, प्लेटोइंग क्यों हो रही है? ड्यू टू राइजिंग चैलेंजेस टू द इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ द ट्रांजिशन। सब तक पहुंचेगी, कॉस्ट ठीक है नहीं है, कितने लोग इंक्लूड हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर अगर कोई आपसे मेंस में क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट ग्लोबल एनर्जी सेक्टर शिफ्ट फ्रॉम fossil based systems of energy production and consumption to renewable energy sources like wind and solar. I've just explained it to you. अब हम आते हैं क्या जरूरत है एनर्जी ट्रांजिशन की भारत में, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में एज अ नॉट। अब देखिए मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी, दिस इज एक्चुअली नॉट द फुल इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अगर आपके प्रीलिम्स में आता है, एक स्टेटमेंट लिखी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज फॉर्मरली नोन एज द यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, दैट्स ट्रू। ओके, इसको किसने बेसिकली एस्टैब्लिश किया था? इट वाज फाउंडेड बाय क्लॉस श्वैब, एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं धुरंधर बिजनेसमैन या कुछ भी कहिए आप इनको। ठीक है, तो क्लॉस श्वैब 1971 में इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया और इसका नाम आप जानते हैं यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, इसका नाम बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब हुआ? 1987 में। आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब नाम चेंज हुआ, पर आपको ये पता होना चाहिए कभी तो नाम चेंज हुआ इसका, और पहले कुछ और नाम था। ये एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेगी इतनी कहानी सुन के एटलीस्ट। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूरोपियन से वर्ल्ड पे क्यों आ गया? क्योंकि फिर एक साल ऐसा आया होगा जब बहुत सारी कंट्रीज को बुला लिया और कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, तो हमें लगा कि बड़ा जिम्मा उठाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स लेते हैं रादर देन जस्ट यूरोपियन थिंग्स। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हुई थी, बाकी चीजें सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ लिखी है। एक और चीज जो यहाँ आई थिंक मेंशन नहीं होगी, कॉलोनी जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, वो इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिटन हियर। ऑफ कोर्स इसके हेडक्वार्टर के साथ साथ बाकी ऑफिसेज भी हैं न्यूयॉर्क, बीजिंग और टोक्यो में, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको इतना पता होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है और साथ ही में किसके लिए है ये? बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन के लिए। आप जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि एंगेज किया जाए पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल, अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी को टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडाज। आप जानते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी ये कहीं ना कहीं फॉस्टर करने की कोशिश करता है, ग्लोबल कॉमन्स की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करता है, ग्लोबल सिक्योरिटी इशूज के बारे में भी बातचीत, रीस्किलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ जो रेवोल्यूशन लेके आ रहा है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ओके, अब कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इंडाइसेस, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्या जरूरत पड़ गई। अब देखिए जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ 3 चीजें हैं,
इक्विटेबल, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। अब ऑफ कोर्स ये तीनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? आप इनोवेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन और पॉलिटिकल कमिटमेंट भी होनी चाहिए, फिनेंस एंड इन्वेस्टमेंट भी इंश्योर कीजिए, एडुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब हम देखते हैं नीड। अब ऑफ कोर्स सबसे पहली नीड क्या है कि हमें रिड्यूस करना है एमिशंस को, इससे बड़ी कोई नीड हो ही नहीं सकती ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकें। ओके, दिस इज द थिंग। आप जानते हैं इंडिया के केस में क्या है, अगर हम ये तो कह रहे हैं, हम वर्ल्ड की एक रिपोर्ट देख रहे हैं 2070, ये हमारा टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी का, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लासगो समिट में दिया था, ठीक है। और ये भी चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेक्टर वाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है इंडिया के ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। 34% जो टोटल एमिशंस थी 2019 की, वो कहाँ से आ रही थी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से। तो अगर एनर्जी ट्रांजिशन हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। दूसरा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन है, उसे एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, फिर उसको कंबशन उसकी करवाना, जलाना उसको, ये ऑफ कोर्स इसके बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे एयर और वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद आते हैं टू फुलफिल इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। आप जानते हैं हर एक कंट्री की नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और इंडिया की तो पंचामृत प्लेज भी है, ठीक है, जिसमें हमने क्या करना है, हमने अचीव करनी है 50% एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज बाय 2030, और नेट जीरो एमिशन जो मैं आपको बता रही थी 2070 तक। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम रिड्यूस करना चाहते हैं एनर्जी डिपेंडेंसी और एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पहली बात तो अगर मैं आपको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बताऊं, इंडिया ऑलमोस्ट अपना सारा तेल, ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा आप समझ सकते हैं, वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, हमारी डिपेंडेंस है एनर्जी के लिए किस पे? बाहर की कंट्रीज पे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर है ना, पैंडेमिक, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो उससे क्या होगा, हमारी डिपेंडेंस को कभी भी वेपनाइज किया जा सकता है। और दूसरा एक और एंगल है इकोनॉमिक, कि फिजिकल डेफिसिट भी तो कम हो जाएगा जब हम ऐसे इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। इतना सारा तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, फिजिकल डेफिसिट भी कम होगा। तो ये चीज, एनर्जी एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अब देखिए, आप जानते हैं कि कैसे जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे सोलर फोटोवोल्टेक एंड ऑनशोर विंड पावर, ये अब बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव भी बनते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, सोलर पावर बहुत महंगी होती थी, ऑलमोस्ट अब बहुत अच्छे रेट पे आ गई है। जैसे आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 19-21 का फर्क है, पर ऑलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट इफेक्टिव बन गई है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो रिमोट एरियाज में है ना, तो वहां पे केबल वगैरह के बजाय, है ना, इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी सेटअप के बजाय, सूरज तो हर जगह निकल रहा है, तो उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है सोलर पैनल्स की मदद से। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, क्रिएट ग्रीन जॉब्स। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ये कहती है कि 43 मिलियन पीपल एम्प्लॉय किए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 2050 तक, एंड दे वुड बी गुड जॉब्स, राइट, ग्रीन जॉब्स। ये चीज, अब इंडिया के कुछ एफर्ट्स लिखे हैं जो एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम कर रहे हैं पॉलिसी लेवल पे। आप जानते हैं नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, फिर नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ये सब कुछ आप खुद पढ़ सकते हैं। जो एक बिल्डिंग कोड भी एग्जिस्ट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। फिर स्कीम्स हैं जैसे नेशनल सोलर मिशन और भी, ठीक है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के डिस्कॉम्स को कुछ प्रतिशत अपना जो ऑब्लिगेटेड है कि उनको खरीदना ही खरीदना रिन्यूएबल। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ओसो वॉक प्रोग्राम, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। ऑफ कोर्स अब हम आते हैं चैलेंजेस इन एनर्जी ट्रांजिशन पे, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट मेरी हियर। कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम एनर्जी ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं। पहला, हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई डिपेंडेंस है कन्वेंशनल सोर्सेज पे, बहुत ही ज़्यादा हाई डिपेंडेंस, ठीक है। अगर हम जून 2023 के हिसाब से देखें तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉसिल सोर्सेज की इंडिया में है मोर देन 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मोर देन 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को रिप्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, जस्ट लेट मी हैव वाटर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स।
तो देखिए आप ये बात जानते हैं, एज पर सम एस्टिमेट्स क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 6 to 8 ट्रिलियन US डॉलर, इतनी जरूरत पड़ेगी, इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी 2015 से 2030 के बीच में, अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है करंट एनर्जी सिस्टम्स इन इंडिया को। ओके जो रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई आयरना द्वारा, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, ठीक है, तो ये बताती है कि देखिए हमें ज़रूरत है, अगर तो आप सच में ऐसी एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अवेलेबिलिटी बढ़ाएं ऐसी लो कॉस्ट कैपिटल की। ओके वरना इसके बिना तो बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन। देखिए सरकार अकेले इस प्रोसेस को नहीं लीड कर सकती, हमें ऑफ कोर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। और जब तक देखिए अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता है निर्मला सीतारमन जी बहुत बार इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को जब उनके साथ मीटिंग कर रही होती हैं तो बहुत कुछ बोलती हैं। तो बहुत रिसेंटली निर्मला सीतारमन जी ने क्या बोला था इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को कि आपको कैसे याद दिलाया जाए, जो अगर आप रामायण के बारे में जानते हैं तो रामायण में बेसिकली भूली हुई शक्तियां जो थी वो याद दिलानी पड़ी थी जामवंत जी को, हनुमान जी को, यानी कि जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाई थी। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल जो निर्मला सीतारमन जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया था। तो वो यही कहती हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है इंडिया को लीड करने का, आपकी पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट हर जगह चाहिए, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ रही इंडिया में। बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करते जा रहे हैं इंडिया में, लेकिन हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्लेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है इंडिया में। वाई इज दैट द केस? ठीक है, इंश्योरिंग जस्ट ट्रांजिशन, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एवर। हमें इंश्योर करना है ट्रांजिशन तो हो लेकिन वो जस्ट हो, अनजस्ट ट्रांजिशन ना हो। जस्ट ट्रांजिशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ लो कार्बन ट्रांजिशन दैट इज फेयर, इंक्लूसिव, क्रिएट्स डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लीव्स नो वन बिहाइंड। यानी कि एक ऐसा एनर्जी ट्रांजिशन जो बेसिकली फेयर हो, यानी कि अगर इतना बड़ा सेक्टर है फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का कि 50% जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आज वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो ऑफ कोर्स कितनी सारी जॉब्स भी वहां पे है। अचानक से बिल्कुल सब कुछ एब्रप्टली हो जाएगा तो उन जॉब्स का क्या होगा? उनको डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी तो मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, सो दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पीपल सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए कि सिर्फ इतना कॉस्टली है कि सिर्फ अमीर लोग उसका लुफ्त उठा सकते हैं, बाकी लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहो, क्योंकि हमारी तो ऑब्लिगेशन है, हमें तो एमिशंस को घटाना है। इस तरह की चीजें, एम्बिशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके तो ये चीज क्या कहती है? गोल्स एट नेशनल लेवल्स कुड बी मिसअलाइंड विद स्टेट प्रायोरिटीज। ऑफ कोर्स दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं सेंटर और स्टेट लेवल पे उसको प्लग करने की जरूरत है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। हमें लार्ज स्केल लो कार्बन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की जरूरत है, ठीक है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है, ग्रिड कनेक्टिविटी एक चैलेंज है, ओके ट्रांसमिशन नेटवर्क एक चैलेंज है। ये चीजें यहाँ पे लिखी हैं। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस केस में? इतने सारे चैलेंजेस हमने देख लिए। क्लोजिंग इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि अगर कोई थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो इनएफिशिएंट है, यानी कि उससे बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट एमिशंस निकलते हैं, वी मस्ट क्लोज देम डाउन। और बाकी जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स हैं उनको फेज डाउन करना शुरू कर देना चाहिए ग्रेजुअली। सेकेंड पॉइंट, अडॉप्टिंग ब्लेंडेड। अब देखिए आपको एक और चीज मैं बताती हूँ, टाइम टू टाइम पे सरकार क्या कर रही है पिछले कुछ सालों से, एक लिस्ट प्रिपेयर करती है। जैसे 4 थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम मोहलत भी नहीं दे सकते कि आप थोड़े टाइम कर लो, आपको 6 महीने का टाइम देते हैं या 2 साल का टाइम देते हैं, आपको बंद होना पड़ेगा, गेट रेडी एंड ऑल ऑफ दैट। वो इतना ज्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ 2-4 होते हैं, सो ऑफ कोर्स दे विल हैव टू बी क्लोज डाउन। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है अडॉप्टिंग ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर्स, जिसमें ऑफ कोर्स पब्लिक सेक्टर तो होगा ही। पब्लिक सेक्टर क्या करेगा? स्ट्रेटेजिकली प्रोवाइड करेगा कैपिटल को ताकि मिटिगेट किए जा सके। देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या करता है ना, प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना है। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही है प्रॉफिट मेकिंग, दे हैव टू मेक प्रॉफिट्स। लेकिन अब यहाँ पे रिस्क बहुत है और ऑफ कोर्स प्रॉफिट आने आप एक प्लांट सेटअप करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट 5 साल लग जाएंगे।
5 साल तक मतलब आप घर से खाओगे, इन द सेंस इफ आई कैन यूज दैट टर्म। तो वो कैपिटल, वो सपोर्ट, वो हैंड होल्डिंग वहां पब्लिक सेक्टर की जरूरत है। बाकी आप सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ो, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉडल, बिजनेस मॉडल, एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट टू देम। कंपटीशन तो वहीं से आएगा क्योंकि, ठीक है। सो अडॉप्ट ब्लेंडेड फिनेंस स्ट्रक्चर्स, इफेक्टिव इनोवेशन फ्रेमवर्क्स, ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ओके, मार्केट डिजाइन अवेलेबल हैं। तो 4 एरियाज हैं बेसिकली जिसमें हमें इनोवेशन चाहिए, एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में, बिजनेस मॉडल्स में, मार्केट डिजाइन में और सिस्टम ऑपरेशन में। फिर हम आते हैं प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, ओके। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, उसमें नई तरह की हमें कुछ रिसर्च मिले, कुछ नई तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके मिले, जैसे कोल गैसिफिकेशन, ऑफशोर विंड, कार्बन कैप्चर, है ना। कार्बन कैप्चर अभी करने के तरीके क्या हैं, कुछ स्पोर्स में, यानी कि बेसिकली चिमनी जो होती है ना, उसमें से धुआं निकला, ठीक है। आपने उसको एक पाइप की मदद से अंडरग्राउंड ले आया आप उसको, और यहाँ पे स्टोन्स हैं, पोरस कुछ रॉक्स टाइप्स हैं, उसमें आपने उसको कैप्चर करवा दिया। और भी कोई तरीका हो सकता है जो इससे भी कम इंफ्रास्ट्रक्चर मांगता हो, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ऑफ कोर्स हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है, जैसे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स, क्रिएटिंग अ स्टेट लेवल फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अगर हम एनहांस करना चाहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि एक बेस्ट आइडियल सिचुएशन तो यही होगी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडिया को अपने दिमाग में रख के ये एनर्जी ट्रांजिशन की जाए। प्लानिंग, एक्शन, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, सब कुछ कोऑपरेटिव मैनर में हो। कलेक्टिंग एडिक्वेट डेटा एज वेल, ठीक है। कितने लोगों को एनर्जी ट्रांजिशन करते हुए रीस्किल करने की जरूरत पड़ेगी, कितना मैन पावर रीडेवलप होगा, एंड ऑल ऑफ दैट। उनके लिए इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएंगे तो उससे पहले आपको ऑफ कोर्स डेटा कलेक्शन करना होगा। देखिए, डेटा इज द न्यू ऑयल, हर चीज के लिए डेटा कलेक्शन करना ही पड़ेगा इफ यू हैव टू बी इफेक्टिव इन दैट। फिर यहाँ पे कुछ रिलेटेड न्यूज है, ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड WHO द्वारा, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, इसकी की फाइंडिंग्स क्या है। SDG 7 क्या है, पहली बात तो अचीव करना चाहता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, ओके। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है कि करंट जो गति है, करंट जो पेस है, वो तो डेफिनेटली एडिक्वेट नहीं है। अगर अब जो SDG जो टारगेट्स हैं 2030 तक के, अगर हमें उसे अचीव करना है तो बेसिकली हम एक सही पाथ पे नहीं है, उतना फास्ट नहीं कर रहे चीजें। Globally, access to electricity between 2010 and 2021 grew from 84% of the world's population to 91%, which is fine, पर ये भी तो बहुत स्लो ही ग्रोथ है, ओके। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी बड़ी है ऑफ कोर्स। अब 84% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास पहले इलेक्ट्रिसिटी थी, तो आज 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी है, बट स्टिल व्हाई नॉट 100%, ओके। 9% अभी भी बाकी है। To enable an energy system aligned with 1.5 degrees Celsius target through the century. The share of renewables in global energy mix, तो basically अगर हम सच में चाहते हैं, ओके, कि हमारा जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वार्मिंग और इस तरह का जो भी टारगेट है, हम अगर सच में इसको अचीव करना चाहते हैं, तो रिन्यूएबल्स का जो शेयर है ग्लोबल एनर्जी मिक्स में, वो पहुंच जाना चाहिए 33 to 38% बाय 2030। अभी कितना है, 19.1%, ओके। अब देखिए, इंडिया, आप जानते हैं इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सेस डेफिसिट, ओके, कि कितनी पॉपुलेशन अभी भी लैक करती है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। तो आप खुद देखिए यहाँ पे 505 मिलियन पीपल लैकिंग एक्सेस, एंड देन सेकंड कम्स चाइना। ऑल्दो भारत सरकार के इस पे कुछ इश्यूज हैं, दैट दिस इज नॉट एक्यूरेट इनफ, बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस। आई थिंक यहाँ पे इसे और डिटेल में बताया जा सकता था,
पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं या फिर शायद इतनी रेलेवेंट नहीं थी इस साल के पर्सपेक्टिव से, इसीलिए इसे यहाँ नहीं रखा गया। पर अगर किसी भी जगह पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जैसे आई पर्सनली बिलीव आपको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, हाउ डज दैट वर्क, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू दैट। और कैटेगराइजेशन, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी क्या है थर्मल पावर प्लांट्स की, वो भी मैं ब्रीफली आपको बताऊंगी। लेकिन न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जो एक एनवायरमेंटल एनजीओ है, उसने असेस किया है स्टेटस ऑफ कंप्लायंस ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स विद सल्फर ऑक्साइड्स एमिशन नॉर्म्स। देखिए, जो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं इंडिया के, उनके लिए कुछ नॉर्म्स निकाले गए थे, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड से रिलेटेड, कि उसके एमिशन को हमें रोकना है। तो उसकी वजह से आपको कुछ ये चीज़ों के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली है, स्टेटस रिपोर्ट बेसिकली, जिससे ये पता चला है कि कितने थर्मल पावर प्लांट्स ट्रैक पे हैं या कितना कंप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, रिपोर्ट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो हमने इकोनॉमी की वीडियो में देखा, उसकी वजह से भी न्यूज़ में था। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, प्रोटेस्ट्स भी हुई हैं रिसेंटली, फिर डेफिसिट में है और लॉस में है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, ये बहुत कुछ न्यूज़ में रहता है। तो आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, दिस इज समथिंग यू मस्ट नो। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक लॉ ने बनाया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। हो सके आपके आपके प्रीलिम्स में लिखा हो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स नॉट ट्रू। मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इसका क्या विजन है? इंश्योर करना। ऑफ कोर्स ये सारी स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट बन सकती है प्रीलिम्स में, ठीक है, कि इसका विजन है इंश्योर करना रिलायबल, ओके, स्टेबल 24/7 power supply of adequate quality to all consumers in the country। इसके recent steps क्या हैं? जैसा कि मैं आपको बता रही थी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो 2022-32 के लिए आया है, गाइडलाइंस ऑन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एंड एनुअल सर्टिफिकेशन ऑफ कोल ऐश पॉन्ड्स। ओके, ये पिछली कुछ हमने इकोनॉमी की वीडियोस में देखा है। और ये क्या करता है, फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एडवाइस करती है ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट को किन तरह के मैटर्स पे, मैटर्स रिलेटिंग टू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, कैसे फॉर्मुलेट करने चाहिए शॉर्ट टर्म और प्रोस्पेक्टिव प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम। ओके, और क्या करती है? स्पेसिफाई करती है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को फॉर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। और क्या करती है? स्पेसिफाई करती है ग्रिड स्टैंडर्ड्स को, एंड मतलब इन द सेंस जो आपके पावर सॉकेट्स जो हैं उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, क्या ग्रिड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिकॉर्ड करती है डेटा को जो कंसर्न करती है जनरेशन, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड भी। अगर हम मेंबरशिप को देखें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में 14 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, जिसमें चेयरपर्सन भी इंक्लूडेड हैं, जो होल्ड करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज अ स्टेटमेंट यू मस्ट नो। ओके, कभी प्लेजर ऑफ कुछ भी और लिखा हो, है ना। और क्या न्यूज़ है यहाँ पे? CSE ने ये जो बेसिकली असेसमेंट की है, it is based on installation of flue gas desulfurization at TPPs यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स, कि कितने थर्मल पावर प्लांट्स ने इंस्टॉल कर लिया है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स को। मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं? सिर्फ 5% ऑफ कोल पावर कैपेसिटी हैज कंप्लाइड विद एमिशन नॉर्म्स सो फार, और 17% जो ओवरऑल कोल पावर कैपेसिटी है वो अभी भी इनिशियल स्टेजेस में है कंप्लायंस के। अब देखिए यहाँ पे एक बेसिक चीज लिखी है कि 2015 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार इंट्रोड्यूस किए कुछ इन्वायरमेंटल एमिशन स्टैंडर्ड्स को, जो हमें जरूरत थे फॉर कंट्रोलिंग सल्फर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और मर्करी। वेरी इंपॉर्टेंट, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मर्करी एमिशंस, जो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से।
और ये जो गाइडलाइंस आई या फिर एमिशन स्टैंडर्ड्स आए वो किसके अंडर आए? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। अगर हम 2021 की बात करें, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टाइमलाइंस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन इंडिया। ओके, तो फिर एक्सटेंड होने के बाद क्या बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें चेंज्ड डेडलाइंस क्या हैं, तो देखिए कैटेगरी ए की अगर हम बात करें, कैटेगरी ए थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं? जो बेसिकली आते हैं विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ एनसीआर, या वो सिटीज जहां पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन है। ओके, तो ये चीज, तो ये आती है कैटेगरी ए में। इनके लिए क्या है? चेंज डेडलाइंस कितनी थी? बेसिकली पहले 2022 तक इनको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन अब बढ़ा के कर दिया गया है December 31, 2024। फिर हम आते हैं कैटेगरी बी थर्मल पावर प्लांट्स। इसमें कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं? जो लोकेटेड हैं विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज और नॉन अटेनमेंट सिटीज। दो सिटीज फेल्ड टू मीट द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो अच्छा नहीं परफॉर्म करती एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो इनके लिए क्या है? बेसिकली कंप्लायंस पीरियड बढ़ा के कितना कर दिया गया था? December 31, 2025। फिर हम आते हैं कैटेगरी सी। कैटेगरी सी जो भी बचे हुए पावर प्लांट्स है वो सारे, ठीक है, इनके लिए है 2026, December 31, 2026। अब देखिए, जो पावर प्लांट यूनिट्स खुद को डिक्लेयर कर चुके हैं कि हम रिटायर होने वाले हैं बिफोर December 31, 2027, तो क्यों हमको कंप्लायंस करवा रहे हो? फालतू का खर्चा, हमने वैसे ही रिटायर हो जाना है ना? तो उनको दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मीट द स्पेसिफाइड नॉर्म्स। दिस इज ऑल्सो समथिंग यू मस्ट नो। अगर हम वाटर यूज की बात करें, ऑल प्लांट्स विद वंस थ्रू कूलिंग, जो OTC सिस्टम्स है, ठीक है, जो भी प्लांट्स में, तो उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा कूलिंग टावर। बेसिकली क्या है? टेम्परेचर लिमिट, ठीक है, वो हमें यहाँ पे उसे टेम्परेचर को कूल डाउन करना है। देयर इज टेम्परेचर लिमिट फॉर डिस्चार्ज ऑफ कंडेंसर कूलिंग वाटर फ्रॉम PPPs। फिर हम आते हैं यूज ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल। ओके, अब देखिए यहाँ पे, इससे पहले कि हम बाकी चीजें डिस्कस करें, लेट मी जस्ट कम टू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जिसे हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। ओके, तो देखिए पहली बात तो अगर मैं इस वर्ड को ही स्प्लिट करूं, ओके, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD, ओके, इसमें क्या है? फ्लू गैस, फ्लू गैस एक तरह की गैस है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड के मुझे बिना जाने भी क्या समझ आ रहा है। फ्लू गैस में से हमें सल्फर रिमूव करना है, ऐसा कुछ करने की हम कोशिश करें। डीसल्फराइजेशन का मतलब यही है ना। तो जब हम फ्लू गैस में से डीसल्फराइजेशन करेंगे, उसे हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए, एक जो थर्मल पावर प्लांट है वो क्या करता है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पावर में। कैसे? बर्न करके फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे कोल, ठीक है। अब इस प्रोसेस में वो बहुत सारी गैसेस को एमिट करता है, जो आप कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट हैं इस बर्निंग के, कंबशन के। और इसमें से एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन का, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अब हमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के मेथड से ये जो एग्जॉस्ट एमिशंस निकली हैं फॉसिल फ्यूल्ड पावर प्लांट्स की, उसमें से इस SO2 को रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिमूव करते हैं? अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स को इन्वॉल्व करके, जो अब्जॉर्ब कर सकते हैं 95% ऑफ द सल्फर। बहुत सारे मेथड्स है, पर मैं आपको स्क्रबिंग का मेथड बता रही हूँ, ठीक है। तो स्क्रबिंग, वेट स्क्रबिंग के मेथड से हम इसको बेसिकली इस सल्फर को, इस सल्फर डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे लाइमस्टोन यूज कर लो, लाइम यूज कर लो, सॉर्बेंट यूज कर लो कोई और, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं यूज ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल। इट्स एम इज टू मिनिमाइज। तो अगर हम बेनिफिशिएटेड कोल को यूज करेंगे तो हम मिनिमाइज कर पाएंगे फ्लाई ऐश जनरेशन को। कोल बेनिफिशिएशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द कंबशन एट्रीब्यूट ऑफ द कोल इज एनहांस्ड बाय सेपरेटिंग दी। ओके, तो बेसिकली क्या है ना, कोल के अंदर बहुत सारी
इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज होती हैं, ओके जो वॉलेटाइल मैटर होता है, अगर हम उसे रिमूव कर देंगे तो उसे हम कहते हैं कोल बेनिफिशिएशन, कोल की एनहांसमेंट, विच वुड डेफिनेटली बी नाइसर। उसमें से कम इस तरह के पोल्यूटेंट्स या बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, क्योंकि प्योर कोल बन जाएगा ना, उसको उसकी कंबशन करो फिर, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एफिशिएंट कंबशन हो जाएगी वो। Each TPP's generating station should achieve 100% utilization of total ash generated. Okay, this is very important. जो भी आप ash generate करते हो उसको utilize करें। अब challenges क्या हैं in meeting new standards, जो भी अभी हमने देखे डेडलाइन 3 कैटेगरीज के लिए जो अलग अलग है, आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार ध्यान से बस आपने सुन लिया कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक NCR रीजन और मिलियन प्लस सिटीज की है, इस तरह की चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। लेकिन चैलेंजेस क्या है? हाई इन्वेस्टमेंट। CSE का ही एस्टिमेट ये बताता है कि 1 लाख करोड़ है ना रिक्वायर्ड थे 2020 में टू अचीव दीज एमिशन नॉर्म्स, और साथ ही में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए स्किल्ड मैन पावर को, इक्विपमेंट को एक्वायर करने के लिए। इंपोर्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट, certain components of flue gas desulfurization are not manufactured in India, ओके और अब ये बहुत बड़ी बात है, तो इस तरह की इंडिजनाइजेशन की जरूरत है, ओके इंडिजनाइजेशन की जरूरत नहीं है तो इंपोर्ट की जरूरत है, फिर टैरिफ्स कम कर देने चाहिए। ऑल्सो ड्यू टू डेडलाइंस देयर इज लैक ऑफ टाइम फॉर डेवलपिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द कंट्री। अब क्योंकि डेडलाइन तो आ गई 2026 वगैरह तक, ऑलमोस्ट सबकी डेडलाइन आ जाएगी 2024, 2025, 2026, तो बहुत कम टाइम है, ओके तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत काम रुक गया था सबका। मीगर पेनल्टी फॉर वायलेटिंग इमिशन नॉर्म्स, देखिए ये तो ऑफ कोर्स है ही, कितनी ही पेनल्टी लगती है अगर आप कुछ फाइन कुछ इस तरह की चीज है ना, बहुत ज्यादा सीवियर पेनल्टीज भी नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है इन तरह की कंप्लायंस को इंश्योर करने का। फिर हम आते हैं सजेशंस पे। सजेशन क्या है? कोलैबोरेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर को एक साथ काम करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट्स इंप्लीमेंट करें नॉर्म्स को दैट आर गुड फॉर एनवायरनमेंट एज वेल एज हेल्थ ऑफ द पीपल। एमिशन डेटा स्टेक होल्डर्स को पब्लिश करना चाहिए ट्रांसपेरेंटली एमिशन डेटा को और उनका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। इमीडिएट विसिनिटी के एरियाज में फॉर पब्लिक रिसर्च एंड स्क्रूटनी, प्रोवाइड 1 ईयर ग्रांट विंडो और सब्सिडी स्कीम। तो बेसिकली अगर आप इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो नॉर्म्स की तो आप इस तरह का 1 साल की ग्रांट विंडो दे सकते हो, ओके ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। रिमूवल ऑफ टैक्स लिवाइड ऑन इम्पोर्टेड पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, जो मैं आपको बता रही थी, टैरिफ्स कम करने की जरूरत है, दिस इज सच अ बिग रिक्वायरमेंट। और फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अब डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया के भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। रिसेंट न्यूज क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है 3 मेजर स्कीम्स को, 3 मेजर स्कीम्स वर्थ मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके ये स्कीम्स को लॉन्च किया गया है एक मीटिंग पे जो कंडक्ट हुई थी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ। मीटिंग किस विजन के अंडर हुई थी? विजन @ 2047, जब हम 100 साल आजादी के मनाएंगे। तो इस विजन के अंडर हमने बेसिकली क्या सोचा है कि हम स्ट्रेंथन करेंगे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सिस्टम को। हमें डिजास्टर से जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, इस तरह का फिजिकल सेटअप हमें चाहिए, फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव हर तरह का सेटअप, ओके ताकि इंडिया डिजास्टर रेजिलिएंट बन सके। अब ये 3 मेजर स्कीम क्या क्या है? पहली अगर हम देखें तो 2500 करोड़ रुपए दिया गया है किस चीज के लिए? अर्बन फ्लडिंग के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। 7 मोस्ट पॉपुलस मेट्रोज में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे। फिर हम आते हैं दूसरी स्कीम पे, 825 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो लैंडस्लाइड पहला क्या था? पहला हमने यहाँ पे क्या देखा? अर्बन फ्लडिंग, जो ऑफ कोर्स आपने दिल्ली में भी देखी रिसेंटली, दिल्ली वाज लिटरली फ्लडेड। दूसरा क्या है? लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन, क्यों? जोशीमठ के केस में जो हमने देखा, ये 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए। फिर तीसरा कंपोनेंट आता है या तीसरी स्कीम आती है 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट,
जिसमें हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है और मॉडर्नाइज करना है फायर सर्विसेज को अक्रॉस द स्टेट्स। ओके, तो ये तीनों स्कीम हमने देख ली। तो बेसिकली आप जानते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ने ये भी कहा इस मीटिंग पे कि जो अप्रोच है डिजास्टर मैनेज की तरफ कंट्री में वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। पहले हम क्या थे, रिएक्शनरी और रिलीफ सेंट्रिक थे कि एक बारी कोई डिजास्टर हो गया तो बस उसमें लोगों को बचा लिया और उस पर कुछ कॉम्पनसेशन दे दी। रिएक्शनरी होता है, रिएक्शन क्या हुआ एक डिजास्टर के बाद, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच, इनफैक्ट प्रिवेंटिव अप्रोच पे आ चुके हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट का इंडिया में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत वो लिखा है नेशनल लेवल पे। आप जानते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है एनडीएमए, जिसे हम एपेक्स बॉडी कहते हैं, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर आती है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो प्रिपेयर करती है नेशनल प्लान को, नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, और असिस्ट करती है एनडीएमए को, ठीक है। फिर आता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ, ठीक है, जो ऑफकोर्स फोर्स है जिसे डिप्लॉय किया जाता है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, इस तरह के मेजर्स के लिए। फिर स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट में भी एसडीएमए है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर उसके बाद आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो असिस्ट करता है एसडीएमए को एक प्लानिंग में, इस तरह की चीज इम्प्लीमेंटेशन में। फिर आता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। फिर अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए, जिसको हेड करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्यूटी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्टेप्स टेकन इन इंडिया। अभी तक स्टेप्स क्या लिए गए हैं, रिएक्शनरी और रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच से प्रिवेंटिव या होलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ने के लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, हमने एस्टैब्लिश किया है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एंड स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड इन 2021 फॉर मिटिगेशन एक्टिविटीज। और हम बहुत सारी प्रिवेंशन एक्टिविटीज को अंडरटेक कर रहे हैं, जैसे सैपलिंग्स को प्लांट करना 13 मेजर रिवर्स के बैंक्स पे, उनके आसपास, ताकि फ्लडिंग को रोका जा सके। आप जानते हैं हम जो मैनग्रूव्स हैं उनको भी बचाने की बात कर रहे हैं। जो मिष्टी प्रोजेक्ट है जो इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था, यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। डेवलपिंग एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो आईएमडी है वो 5 दिन के एडवांस में ही फॉरकास्ट बता देता है फ्लड का और रेनफॉल का। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ऑल्सो। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि इनहैंस्ड और प्रोएक्टिव फंड एलोकेशन हो रही है, रिलीज ऑफ फंड्स एनडीआरएफ के लिए बेसिकली 3 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं 2005 से 2014 और 2014 से 2023 के बीच में। प्रमोट करना आईसीटी को, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, ओके, एसएमएस के थ्रू, सैटेलाइट बेस्ड एसएमएस के थ्रू, कैसे भी, ठीक है, कॉपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड द यूनियन। और साथ ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ लिखा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी एट ग्रास रूट लेवल। या आप अगर GS4 पे भी आंसर लिख रहे हैं, GS4 में आप इस तरह के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि कैसे अगर बहुत बार डिजास्टर के ऊपर केस स्टडी आती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा यहाँ पे एक डैम टूट गया है या इस तरह का कुछ हुआ है ना, तो उस केस में कम्युनिटी की अगर जरूरत है तो व्हाट वुड यू डू। तो राइट अबाउट सम एग्जांपल्स जो एग्जिस्ट ऑलरेडी इंडिया में करते हैं। एम्फेसिस हैज बीन गिवन टू कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू द डिजास्टर थ्रू अवेयरनेस ड्राइव्स। देखिए कुछ भी हो जाए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमेशा ग्रास रूट कम्युनिटी ही रहेगी। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक स्कीम के बारे में लिखा गया है, आपदा मित्र स्कीम फॉर ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी वॉलंटियर्स इन डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है। एक विलेज के, एक एरिया के जो यूथ है या और जितने भी लोग हैं मिडिल एज में, उनको वॉलंटियर्स की तरह रिक्रूट करना, ट्रेन करना, आपदा मित्रा की तरह, ठीक है। ये टारगेट क्या है, प्रिपेयर करना 1 लाख यूथ वॉलंटियर्स को इन 350 हाई रिस्क डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहाँ पे और इनिशिएटिव्स लिखे हैं, एनडीएमए गाइडलाइंस जो डिफरेंट आपको सजेस्ट भी की जाती है। अगर अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आए तो एनडीएमए की अर्थक्वेक रिलेटेड गाइडलाइंस लिख दो, साइक्लोन पे आए तो साइक्लोन रिलेटेड लिख दो, फ्लड आए तो फ्लड रिलेटेड लिख दो। एनडीएमए की गाइडलाइंस आती रहती हैं। और भी पॉलिसीज हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, जो हर एक फेज जो डिजास्टर मैनेज में होता है, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, उसके साथ डील करता है।
मिटिगेशन का मतलब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, इट्स सॉर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द डैमेज एज मच एज पॉसिबल. अगर इफ आई गो बाय द टिपिकल डेफिनेशन, प्राइम मिनिस्टर रिलीज अ 10-point एजेंडा ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. ओके, तो यहाँ पे आप जानते हैं जो 10-point एजेंडा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये सब कुछ जो भी हमने डिस्कस किया, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक इंटरनेशनल बन चुका है एक एफर्ट. चैलेंजेस क्या हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में? पुअर कोऑर्डिनेशन. अब कभी भी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मिले तो आप पुअर कोऑर्डिनेशन या मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज तो लिख के ही आइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे एनडीए में और एनईसी की, जैसे अभी हमने देखा. तो वैसे ही स्टेट लेवल पे भी और स्टेट और यूनियन लेवल पे भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो ओवरलैप करती हैं. स्लो प्रोग्रेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. अगर हम देखें डिजास्टर और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स 87 डिस्ट्रिक्ट्स में आर स्टिल पेंडिंग. ओके, limited integration of climate change into risk reduction plan. तो हम climate change को तो फैक्टर ही नहीं समझ रहे. और बहुत सारे देखिए, जब तक पता नहीं क्यों ये बात लोगों को कब तक नहीं समझ आएगी कि क्लाइमेट चेंज पहली बात तो सच्चाई है, ये सच में हो रहा है और उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, उसके वजह से फ्लड आ रहे हैं, उसके वजह से भी लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, उसके वजह से ड्राउट्स हो रहे हैं. इसको कब तक हम इग्नोर करते रहेंगे इस फैक्टर को, और कब तक हमारे प्लान्स क्लाइमेट चेंज का जो एक एस्पेक्ट है उसको मिस करता रहेगा. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, इनएडिक्वेट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, तो ये भी यहाँ पे इम्पैक्ट बेस्ड जो फॉरकास्ट है वो नहीं होते, डिसेमिनेशन प्रॉपर नहीं है. ओके, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इश्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं. अब हम आ जाते हैं कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे. अब आप जानते हैं ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट्स भी आती हैं, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज भी आती हैं, प्रोग्राम्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. आप जानते हैं हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, लॉन्च्ड इन 2019. किसके द्वारा? हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर द्वारा. कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के क्लाइमेट एक्शन समिट पर जो न्यूयॉर्क में हुआ था 2019. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजिलियंट बनाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क्स. रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? जो तस से मस ना हो. ठीक है, किसी भी तरह के कम व्हाट में यू स्टैंड, यू रेजिलियंट. तो इस तरह का हमें रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाना है. Okay, thereby ensuring sustainable development. Membership currently 31 countries, 6 international organizations, 2 private sector organizations as member, and of course we are a member. Other key information, it will work at intersection. This is very important. जब भी आप disaster पढ़ेंगे, जब भी, ठीक है, तो of course आप Sendai framework for disaster risk reduction पढ़ेंगे. आप अपनी geography की किताब उठाएंगे ना, तो उसमें भी एक बॉक्स पे लिखा हुआ है Sendai framework for disaster risk reduction. तो ये आपके अगर प्रीलिम्स में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू CDRI आर करेक्ट, उसमें से एक स्टेटमेंट लिखी है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट, फिर वहां पे मैनिपुलेट कर देंगे एट दिस COP 30 जो हुई भी नहीं है अभी, या कुछ भी COP 15 ऐसा कुछ भी लिख देंगे, विच इज फॉल्स, क्योंकि इट वाज एक्चुअली लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क. दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव लिख देंगे कि रेजिलियंट बनाना, ये तो सही होती है, रेजिलियंट बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स को टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क एंड ऑल ऑफ दैट. तीसरी स्टेटमेंट ये हो सकती है कि इट विल वर्क एट इंटरसेक्शन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट. यानी कि क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर को साथ लेके चलेंगे. ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. कैबिनेट ने फाइनली रैटिफाई किया है हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट को. ठीक है, किसके बीच में? इंडिया और CDRI के बीच में. इससे बेसिकली क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि इंडिया में हेडक्वार्टर है ये, तो ऑफ कोर्स जब भी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कहीं पे भी हेडक्वार्टर्स है, तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब उस कंट्री की पार्ट नहीं बचती, अगर मैं इस तरह से आपको समझाऊं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंट्री का मेंबर उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई डेलीगेशन कुछ तो. ठीक है, तो वो लिबरलाइजेशन उस तरह का वो अग्रीमेंट साइन करना बहुत जरूरी है, हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट. तो वही इंडिया ने साइन किया है CDRI के साथ.
ओके तो हमने फाइनली क्या किया है, अप्रूव कर दिया है CDRI को एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ग्रांट कर दी हैं बहुत सारी एग्जेम्पशंस, इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस जो हमें देनी चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहां भी हेडक्वार्टर्ड होता है उस कंट्री को देनी चाहिए। ओके ये बेसिकली सेक्शन 3 जो है यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947 उसके तहत हमने ये प्रिविलेजेस उनको दी हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर अलाउज यूनाइटेड नेशंस एंड आल्सो इट्स ऑफिशियल्स टू एंजॉय इन द टेरिटरी ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स सच लीगल कैपेसिटी, privileges and immunities which are necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes। अगर हम इस एक्ट की जो भी हम ऊपर देख रहे थे उसका सेक्शन 3 देखें तो ये कहता है जो प्रीमाइसेस होंगे यूनाइटेड नेशंस के शैल बी इनवायलेबल। ओके एक्ट वॉज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे CDRI के केस में भी, क्योंकि अब हमने इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लिया है तो हमें भी कुछ इंडिपेंडेंस, कुछ प्रिविलेजेस, कुछ इम्यूनिटीज इनको देनी पड़ेंगी। साइनिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट ये क्या करेगा, CDRI को प्रोवाइड करेगा एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लीगल पर्सोना ताकि वो अपने फंक्शंस को इंटरनेशनली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। आप जानते हैं इसमें एक्सपर्ट्स को डिप्यूट किया जा सकता है, एक्सपर्ट्स किसी भी कंट्री से इंडिया में आ सकते हैं, फंड्स डिप्लॉय हो सकते हैं ग्लोबली। इनफैक्ट CDRI किसी बाहर वाले को ट्रेन करे, बाहर वाले लोग यहाँ अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लेके आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लेवरेज किया जाएगा इंटरनेशनल एंगेजमेंट को टू फॉस्टर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम। अब हम आते हैं अर्बन फ्लड्स पे। ओके लैंडस्लाइड यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि पिछली सेक्शंस में इसे ऑलरेडी कवर कर दिया गया था, ऐसी इनकी मैगजीन में लिखा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग आप जानते हैं, अर्बन फ्लडिंग पे क्वेश्चन मेंस 2023 में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की हमने फ्लड्स देखी और जिस तरह का मीम कल्चर दिल्ली की इन फ्लड्स की वजह से हमने इमर्ज होते देखा या फिर फॉस्टर होते देखा, कैसे जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को एक ऐसी जगह बनाएंगे, एक ऐसी सिटी बनाएंगे यहाँ कि हर जगह पॉन्ड्स ही पॉन्ड्स होंगे, तालाब ही तालाब होंगे, विच वॉज सेड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट इट वॉज टेकन आउट एंड क्योंकि हर जगह पीपल वो हैविंग फन, सॉर्ट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क्स उन्होंने बना लिए एंड देन वो पीछे चल रही थी। सो इट हैज़ बिकम सच अ थिंग क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ इतनी वायरल हो जाती है तो अर्बन फ्लडिंग इज अ थिंग विच यू मस्ट प्रिपेयर। ओके अर्बन फ्लड्स कैसे डिफाइन की जाती है, पहली बात तो डिफाइन करोगे आप, अर्बन फ्लड्स पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो दे आर एक्सेसिव रन ऑफ इन डेवलप्ड अर्बन एरियाज where the storm water doesn't have anywhere to go due to poor capacity of the drainage system causing inundations। मतलब इसका मतलब ये है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है डेवलप्ड अर्बन एरियाज में, हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो इससे क्या होगा, और साथ ही में पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी है तो इसकी वजह से कहीं पानी के पास जाने की जगह है ही नहीं, पानी के पास कहीं जाने की जगह नहीं है, पुअर कैपेसिटी है ड्रेनेज सिस्टम की, है ना। तो उससे क्या होगा, इनंडेशन यानी कि फ्लडिंग ही होगी, सबमर्जेंस ही होगी। ओके तो दे आर सिग्निफिकेंटली, लेकिन ऑफ कोर्स रूरल फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ओके एज द डेवलप्ड कैचमेंट्स, आप जानते हैं जो डेवलप्ड कैचमेंट्स है अर्बन एरियाज के, ये फ्लड पीक्स को बढ़ा देते हैं 1.8 to 8 टाइम्स एंड फ्लड वॉल्यूम्स को भी बढ़ा, पीक इन द सेंस जो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा एक पॉइंट इन टाइम पे, तो वो भी बढ़ जाता है और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी बढ़ जाता है। ओके सो आप जब भी अर्बन फ्लडिंग पे लिख रहे हैं आंसर तो न्यू दिल्ली 2023 रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, जो बेंगलुरु, दिस वाज ऑफ कोर्स समथिंग जो बहुत वाइडली डिस्कस किया गया था, बेंगलुरु में जो 2022 की फ्लड्स हुई, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली देखिए बेंगलुरु आप कह सकते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की आईज हमेशा बेंगलुरु पे रहेंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब्स भी वहीं पे हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग जो यूथ है, स्किल्ड यूथ, वो बेंगलुरु चला जाता है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ आप उसे कहेंगे कि सबकी आइज बेंगलुरु पे होती हैं। फिर इतने इस तरह के डेवलप्ड एरिया में क्योंकि इतने सालों से इलेक्शंस ही नहीं हुए हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, और वहाँ पे इतनी अर्बन फ्लडिंग हो जाती है कि लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं उस पर बोट सी पे बैठ के, पता नहीं वो जो बच्चों के स्विमिंग पूल्स होते हैं उस पर, इट वॉज नॉट रियली अ गुड थिंग टू वॉच फॉर एनीबडी, क्योंकि
एक इतनी बड़ी वैली और उसमें इस तरह का पुअर ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन फ्लडिंग। फिर हैदराबाद में जो हुआ 2020 में, रीसेंट एग्जाम्पल्स, डू राइट देम। ओके, अब करंट चैलेंजेस क्या हैं अर्बन फ्लड मैनेजमेंट में, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तब अकर करता है जब एक सिटी बहुत वार्मर टेम्परेचर्स को एक्सपीरियंस करती है अपने नियर बाय रूरल एरियाज के कंपैरिजन में। ओके, अब देखिए बेसिकली इसका रिश्ता या इसका ताल्लुकात किस बात से है कि जो नियर बाय रूरल एरियाज है वो ठंडे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, अर्बन हीट आइलैंड है ना। क्यों? क्योंकि जो सर्फेसेस हैं अर्बन एरियाज में वो कुछ अपना रोल प्ले करते हैं इस जगह पे। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, एक अर्बन एरिया क्या है, एक सिटी है, और एक रूरल एरिया पेरिफेरी, फॉर एग्जांपल सिटी की पेरिफेरी में है। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखना है कि अगर हम जैसे ही रूरल एरियाज में जाएंगे वहाँ पे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, ट्रीज ही ट्रीज हैं, राइट। और ऑफ कोर्स प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, फार्मलैंड्स, इन सब की वजह से क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जिससे स्टोमाटा से जो लीव्स पे होते हैं स्टोमाटास, उनसे हम बेसिकली क्या देखते हैं, सोटो आप कह सकते हैं कि वाटर वेपर्स का रिलीज देखते हैं, जिससे क्या होता है नेचर का एयर कंडीशनर के रूप में ये एरिया काम करता है। तो एक तो ये बिल्कुल ही नेचुरल कॉज ये हम रूरल एरियाज में देख लेते हैं। लेकिन अगर हम सिटी की बात करें, सिटी में पहली बात तो प्लांट्स ट्रीज इतने कम हैं क्योंकि कंक्रीट इतना ज़्यादा, बिल्डिंग्स, घर, ओवर क्राउडिंग, ये सब कुछ है। तो सिटी में आप जानते हैं एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीट्स हैं उसमें जो मटेरियल यूज किया हुआ है, सीमेंट, एस्फेल्ट, ब्रिक, ग्लास, स्टील, डार्क रूफ्स, है ना। तो ये चीज़, अब एक कोई भी डार्क ऑब्जेक्ट जो है, जैसे एक सड़क है जो ब्लैक कलर की है, ग्रे कलर की है ना, कुछ भी जो डार्क ऑब्जेक्ट है वो ऑफ कोर्स हर तरह की लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और जितना ज़्यादा आप अब्जॉर्ब कर लेंगे ऑफ कोर्स आप उतना ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। ओके, क्योंकि अब व्हाइट और ब्लैक में डिफरेंस ही यही ना, ब्लैक चीजें जो हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करती हैं, व्हाइट रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे लाइटर चीजें हैं ही नहीं। इसीलिए तो एक सबसे बड़ा सोल्यूशन अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का, अगर आपसे कोई पूछता है तो ये है कि लाइटनिंग ऑफ द स्ट्रीट कलर, स्ट्रीट कलर्स को लाइटन कर देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। ये भी एक चीज है, और यही कुछ कुछ चीजें कि कॉन्क्रीट है बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो ये अर्बन हीट आइलैंड का कॉज है। और यहाँ क्या लिखा है, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिकमिंग इजीली ओवरवेल्म्ड, क्योंकि इनएडिक्वेट कैपेसिटी है, मेंटेनेंस पुअर है, और म्यूनिसिपैलिटीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है, उनके पास भी फंड की शॉर्टेज है, फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, unplanned development and poor land use planning in cities leading to encroachment of flood plains and a severe lack of blue and green spaces to absorb excess water. Okay. लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए अब रेट्रोफिटिंग की भी जरूरत है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ताकि वो फ्लडिंग को विथस्टैंड कर सके, जो कॉस्टली होगा और टेक्निकली चैलेंजिंग भी होगा। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी अर्बन फ्लडिंग को टैकल करने के लिए लिए गए हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मिटिगेटिंग अर्बन फ्लडिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है। किसके तहत? अमरूद के तहत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर अंडरटेकिंग फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स इन क्रिटिकल एरियाज। नेशनल गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट, यानी कि एनडीएमए गाइडलाइंस अर्बन फ्लडिंग, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, एनडीएमए ने ऑलमोस्ट हर, अगर जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, हीट वेव्स आ गई, तो उसकी भी तो गाइडलाइंस निकालता है एनडीएमए। तो हर चीज़ की गाइडलाइंस एनडीएमए की साइट पे जाइए, आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट जब आप एक अपने मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ से जाके बुलेट पॉइंट्स पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, कुछ 3-4 पॉइंट्स अच्छे। Uniform system of alerts and warnings by the Ministry of Home Affairs, categorizing alerts in stages yellow, orange, red, ठीक है, urban flooding को integrating flood warnings, integrated flood warning system like I-flows, very important, I-flows in मुंबई के केस, और इस तरह का similar system C-flows चेन्नई के केस में, क्योंकि चेन्नई में हमने बहुत सारे urban floods देखे थे पिछले कुछ सालों में, और मुंबई में तो आप जानते ही हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम
सी फ्लोज एंड आई फ्लोज। ओके, वे फॉरवर्ड क्या है? अडॉप्ट कीजिए इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें हम वाटरशेड लैंड यूज प्लानिंग को इंटीग्रेट करेंगे विद रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग। मतलब देखिए, किसी भी जगह को आप डेवलप कर रहे हैं स्क्रैच से, फॉर एग्जांपल एक नई सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटीज देख लें हम, ठीक है, तो उसमें वाटरशेड लैंड यूज प्लानिंग को इंटीग्रेट कीजिए ना। बनाने से पहले ही सोच के चलिए कि ऐसा बनाना है ताकि वो प्रोन हो अर्बन फ्लडिंग को, ठीक है, ये सारी चीजें। Enhancing capacity of drainage systems by removing encroachments, redesigning stormwater drainage based on scientific methodology। सबसे पहली बात तो देखिए, फ्लड हजार्ड और जोनेशन मैप्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है जोनेशन मैपिंग। फिर कंजर्व कीजिए, रिस्टोर कीजिए अर्बन वाटर बॉडीज को, जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे, ठीक है। अर्बन वाटर बॉडीज को कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनफैक्ट रिस्टोर करने की जरूरत है जहां वो सूख गई है कंप्लीटली। फिर आते हैं फायर्स पे। ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जानते हैं क्यों, क्योंकि इंडिया में जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं? यूजुअली डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज में, कंजेस्टेड मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, स्लम्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी सैड। तो रीसेंट एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, जो अभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फायर लगी थी सिकंदराबाद हैदराबाद में, 2023 का ही एग्जाम्पल है। होटल फायर जो हुई थी करोल बाग रीजन में दिल्ली के 2019 में, और उपहार सिनेमा इंसिडेंट तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता 1997 का। अब क्या करंट चैलेंजेस हैं फायर रिस्क मैनेजमेंट में? Poor enforcement of fire safety norms and building bylaws by the civic authorities leading to unauthorized construction। तो देखिए यहाँ पे करंट चैलेंजेस क्या है कि एनफोर्समेंट नहीं हो रही फायर सेफ्टी नॉर्म्स की, बिल्डिंग बाय लॉज की, ठीक है, बाय सिविक अथॉरिटीज, जिससे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो जाती है, रेगुलर मॉनिटरिंग होती नहीं, इंस्पेक्शन होती नहीं, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट कंप्लीटली ऑब्सोलीट है, यूज ऑफ अनसेफ एंड लो क्वालिटी फिक्सचर्स होता है। ओके, तो ये चीज, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स एंड लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स। यूनिफॉर्मिटी नहीं है रूल्स में, हर स्टेट ने सोचा हुआ है कि ये इस तरह के रूल्स हम निकालेंगे, यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। कैपेसिटी एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, लोकल गवर्नमेंट्स के पास फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज का शॉर्टेज है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं, नैरो लेन्स जो हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, जैसे मुखर्जी नगर के केस में अभी हमने देखा था, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इस तरह के केसेस मिले थे। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी गलियाँ, उसमें भी इट्स जस्ट टू बैड तो इस तरह के रीजंस की वजह से लिमिटेड एक्सेस होता है टू अ साइट बाय फायर ब्रिगेड सर्विसेज एज वेल। लो अवेयरनेस अमंग सिटीजंस, ऑफ कोर्स ये तो हर जगह एक चैलेंज है ही। वे फॉरवर्ड क्या है फिर इस केस में? एनफोर्स कीजिए किसको? एक यूनिफॉर्म फायर सेफ्टी लॉ को हर एक स्टेट में, based on मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019। इन्हांस कीजिए कैपेसिटी को थ्रू अवेयरनेस एंड मॉक ड्रिल्स। मॉक ड्रिल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कीजिए, जैसे ऑटोमेटिक स्मोक अलार्म, स्प्रिंकलर्स, गैस लीकेज अलार्म। कई कई जगहों पे तो इतनी बड़ी वो कंपनीज हैं, वहां पे तब भी आपको एक फायर एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा, वो बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ फायर रिस्क मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कंडक्टिंग रेगुलर फायर सेफ्टी ऑडिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल्स, इसमें कंडक्ट की जाए रेगुलर फायर सेफ्टी ऑडिट्स। देखिए एक और चीज़, जैसे उपहार सिनेमा की अगर मैं बात बताऊं, तो जो एग्जिट गेट्स हैं वो सफिशेंट होने चाहिए। एक ही एग्जिट गेट है, नॉट फाइन, ओके। तो इतना सफोकेशन और फिर स्टैम्पीड हो जाता है, उसमें लोगों की जान चली जाती है। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट इट। प्रॉपर इवैल्यूएशन, स्क्रूटनी बिफोर द सैंक्शन एंड रिन्यूअल ऑफ द परमिट्स, लाइसेंसिंग, अप्रूवल्स एक्सेट्रा। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्लाउड सीडिंग, जिस पे क्वेश्चन आ चुका है आपके PYQs, आप उठा के देखिए प्रीलिम्स के, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन क्लाउड सीडिंग। अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं आज कि कैसे क्लाउड सीडिंग जो है वो हेल को सप्रेस कर देता है, ओले जिसे आप कहते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे सप्रेस करता है, कुछ कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको कंसेप्चुअल लेवल पे क्लियर होनी चाहिए। ओके,
तो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक टेस्ट फ्लाइट को फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिससे हम आर्टिफिशियल रेनफॉल क्रिएट करते हैं। जैसे एक तरीका है ये क्लाउड सीडिंग करने का, और भी तरीके होते हैं, पर सबसे कॉमन तरीका और जो यहाँ पे भी अपनाया गया वो यही है कि एक एयरक्राफ्ट गया ऊपर, ओके, और इसने क्या किया? सिल्वर आयोडाइड को इंजेक्ट किया या कोई भी ऐसा सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, ये सिल्वर आयोडाइड है। अब ये जो केमिकल्स जो हैं वो बेसिकली पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं जिसके आसपास जो न्यूक्लियाई, आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं रेनफॉल की फॉर्मेशन पे, तो आप देखते हैं न्यूक्लियाई की जरूरत होती है ताकि उसके आसपास रेन ड्रॉपलेट बन सके। तो ये न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं जिसके आसपास कंडेंसेशन होगी, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बनेगी एंड ऑल ऑफ दैट। एक बार कंडेंसेशन, वंस द कंडेंसेशन क्रिएट्स वाटर ड्रॉपलेट्स दैट आर large enough to fall down, then the rainfall will happen। ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब रेन कब होती है? जब मॉइस्चर जो एयर में है वो इतने लेवल पे पहुंच जाए, सैचुरेशन पे, कि इससे ज्यादा उसको होल्ड ही नहीं कर सकता। दे हैव टू कम डाउन, दे बिकम सो हैवी। क्लाउड सीडिंग एम्स टू फैसिलिटेट एंड एक्सेलरेट दैट प्रोसेस by providing chemical nuclei around which condensation can take place, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्लाउड सीडिंग आर करेक्ट। ऐसा कुछ भी प्रीलिम्स में आता है तो अगर ऐसा ओनली जैसा कुछ देख के आप यूजुअली समझते हैं कि गलत है, पर यहाँ पे इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर इज इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स होने एटमॉस्फेयर में बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स अब क्लाउड थोड़े ना बना रहे हो आप, तो रेन ड्रॉपलेट्स बना सकते हो इससे। क्लाउड्स ही नहीं है तो कैसे things would be held on, and अभी I would explain to you and then you will understand। अब दो जो तरीके हैं न्यूक्लियाई पार्टिकल्स को ऐड करने के, टू क्लाउड्स, वो क्या है? लार्ज कैनन्स को यूज करना जिससे बेसिकली शूट करते हैं आप पार्टिकल्स को स्काई की तरफ। लेकिन सबसे कॉमन और जो मेथड हमने यहाँ पे भी देखा वो है एयरप्लेन्स यूज करने का। ओके, तो ये चीज यहाँ लिखी है। मेनली 8 केमिकल्स होते हैं जो क्लाउड सीडिंग में यूज किए जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस जो CO2 होती है, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया कंपाउंड। बेनिफिट्स क्या है क्लाउड सीडिंग के? ड्राउट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल रेन वहां पे क्रिएट की जा सकती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना, अगर तो बिल्कुल ही क्लियर ऐसी स्काई हो जहाँ पे क्लाउड ही एग्जिस्ट नहीं करते तो वहां डिफिकल्ट हो जाएगा। पर वैसे ड्राउट मैनेजमेंट की जा सकती है क्लाउड सीडिंग टेक्निक से। आप जानते भी हैं IMD का डेटा ये बताता है कि 87% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो दे आर वल्नरेबल टू ड्राउट्स। सो डेफिनेटली आर्टिफिशियल रेनफॉल कैन हेल्प। Clearing fog in airports during fog season, many flight gets affected due to lowering visibility। तो क्लाउड सीडिंग टेक्निक फॉग को भी रिमूव कर सकती है, विजिबिलिटी इंप्रूव कर सकती है। फाइट फॉरेस्ट फायर्स, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट फायर्स कैसे होती हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ड्राई हो जाती है नीडल्स, तो ये सब कुछ की वजह से वो आग जल्दी कैच कर लेती है। तो वेट या मॉइस्ट होगी तो आग ही नहीं कैच करेगी। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्रेस हेल। कैसे? क्लाउड सीडिंग जो है वो ओलों को, भारी जो फुटबॉल साइज या बड़े बड़े, जिससे आप जानते हैं हेल स्टॉर्म से डेथ्स भी होती हैं इंडिया में बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें, हेल को कैसे सप्रेस किया जाए? मेन आइडिया क्या है? बेसिकली आप जानते हैं कि I'll just draw it here। ये क्लाउड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्लाउड सीडिंग करके जो पोटेंशियल हेल के एम्ब्रियोज हैं वो बहुत सारे बना दिए, बहुत सारे, ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या था, जो ऑलरेडी कुछ हेल्स बन रहे थे और वो बस इस स्थिति में थे कि जो ऑलरेडी सुपर कूल्ड वाटर था जिसने ऐड करके इसको हाईवी कर देना था और इन्होंने नीचे आना था, वो तो कुछ नहीं हुआ। अब वो ये भी मांगेगा सुपर कूल्ड वाटर, ये भी मांगेगा, इतने सारे हजारों पार्टिकल्स अब वो सुपर कूल्ड वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा? एकदम छोटे छोटे वो हेल स्टॉर्म टाइप्स बन जाएगा, हेल पार्टिकल्स बन जाएंगे जिससे डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमें साइज रिड्यूस करना होता है बेसिकली हेल का यहाँ पे। डाइवर्ट रेनफॉल, ओके, इंप्रूव वाटर अवेलेबिलिटी, ये तो बहुत ही कुछ क्लीशे पॉइंट्स हो गए। अब लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ इश्यूज भी हैं क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड।
बायो अक्यूमुलेशन, देखिए जो सिल्वर आयोडाइड केमिकल है ये एक टॉक्सिक केमिकल आप कह सकते हैं जिससे आप क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इट वुड कम डाउन, इट वुड गो इनटू द ओशंस, सीज, रिवर्स, एंड देन ऑफ कोर्स से एनिमल्स वुड टेक दैट अप, और जो मरीन लाइफ है दैट वुड टेक दैट अप, एक्वेटिक लाइफ, और फिर उसको कंज्यूम करने के बाद एक जो टॉक्सिक केमिकल है या सब्सटेंस है वो बायो अक्यूमुलेट होता रहेगा, उसको कोई और खाएगा, वो और ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो गया, फिर उस एनिमल को कोई और खाएगा, तो ये और टिश्यू में हमेशा के लिए रह जाएगा, जिससे और साथ ही में आप ये भी जानते हैं कि जो इनटेक है वो एक्सक्रीट हो नहीं रहा प्रॉपरली, तो टिश्यू में हमेशा के लिए रह जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी टॉक्सिक, इट कैन लीड टू डेथ ऑफ कोर्स। इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट, क्लाउड सीडिंग थ्रू ड्राई आइज, अगर ड्राई आइज यूज करेंगे विच इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट विल बी अ सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अनसर्टेनिटी ऑन इफेक्टिवनेस, अब देखिए ऑफ कोर्स हम श्योर नहीं है, ऐसा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहती है कि इससे पहले कि आप इस तरह की वेदर मॉडिफिकेशन एक्टिविटीज कंडक्ट करें पहले देख लें कि वो इफेक्टिव भी होती हैं या नहीं होती। नॉट ऑल टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर सूटेबल, जब तक क्लाउड्स डीप इनफ नहीं है, थिन क्लाउड में बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, और साथ ही में एक सूटेबल टेम्परेचर नहीं है, जैसे बिटवीन -10 to -12 डिग्री सेल्सियस, इट कांट बी डन, डिस्टर्बिंग द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। देखिए इसका एक कुछ इम्प्रूवमेंट बताई है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग कर सकते हैं सॉल्ट पार्टिकल्स के ऊपर, जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस की, ये प्रूवन है साइंटिफिकली। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी, ये हम जब न्यूज़पेपर एनालिसिस भी किया करते थे, हमने कम से कम 5 से 6 बार डिस्कस किया है, और पिछली मैगजीन्स में इसको कवर कर दिया गया है। इनफैक्ट जो मटेरियल यहाँ लिखा है वो एप्ट भी नहीं है, और it's not sort of going to be helpful, so this will not be discussed। और देखिए यहाँ पे 4-5 कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अप्रूव्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। देखिए जो 64th GEF काउंसिल मीटिंग हुई ब्राज़ील में, तो GEF के गवर्निंग बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि हम एक नए फंड को बनाएंगे, जो हम ऑलरेडी जिस पे बात कर चुके हैं, जो हमें बनाना था, GBFF, ओके, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, जिससे हम किसको फिनेंस करेंगे, हम फिनेंस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आपको याद आ रहा होगा, कनाडा ने होस्ट किया था एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये चीज़, अब आप ये भी जानते हैं कि इसका 30:30 कुछ ऐसा करके एक टारगेट भी है, और उस समय ये कहा गया था कि आने वाले कुछ समय में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को फंड करने के लिए एक फंड बनाएंगे प्रॉपर्ली, और ये वही फंड है, ओके। तो इट विल बी लॉन्च एट द नेक्स्ट असेंबली इन कनाडा बाय अगस्त 2023। अब देखिए इस फंड के पास कहाँ से पैसा आएगा, ऐसा नहीं थे हमने बोल दिया फंड बनेगा तो फंड पे अब भगवान दे देंगे पैसा उसमें, चलो आपने बोला फंड बन रहा है तो लेट्स गिव मनी टू इट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। सो इट विल ड्रॉ इन कैपिटल फ्रॉम गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर, philanthropic organizations, and it will focus on 8 thematic action areas, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, 8 एक ऐसा वो है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, लैंड और सी यूज, स्पेशल प्लानिंग एक्सेट्रा, ओके। अब साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंडिजिनस पीपल की जो कंट्रीब्यूशन है फॉर एक्टिंग एज कस्टोडियंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसको रिकॉग्नाइज करता है, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 3 प्रिंसिपल्स हैं टू गाइड द कंट्रीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर GBFF। एलोकेशन सिस्टम मस्ट अकोमोडेट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन अ रोलिंग बेसिस। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कुनमिंग मॉन्ट्रियल ये क्या था। इट वाज अडॉप्टेड बाय COP15 ऑफ यूनाइटेड नेशन, CBD, ठीक है, और इसके टारगेट क्या है, 23 टारगेट्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं, जिसका एम ये है 30% conservation of land and sea, 30% restoration of degraded ecosystem, and halving the introduction of invasive species। 30-30-30 यानी कि 30% conservation of land and sea, 30% restoration of degraded ecosystems by 2030, ठीक है। तो ये एक टारगेट था इसका बेसिकली। तो इसमें आपको एक चीज एलोकेशन से रिलेटेड कि फंड किस किस चीज को जाएगा, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इट इज नॉट रिटन हियर।
ओके, तो 20% जो है 20% ये एलोकेट किया जाएगा इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज को, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज को इस फंड का एलोकेशन होगा। ठीक है, इसमें से 25% जाएगा किसको, जो भी GEF की एजेंसीज हैं उनको। ओके, फिर उसके बाद आता है 36% जाएगा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट को, जिसे हम सिड्स कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद 3% जो है, जो थोड़ा बड़ा पाए यहाँ पे आपको दिख रहा है, पर 3% जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये जो भी एलोकेशन है जो इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज को होगी, उसे हर 2 साल में रिन्यू किया जाएगा। जो एलोकेशन सिड्स और LDCs को हो रही है, उसे 3 साल में बेसिकली रिव्यू किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम देखें ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में ऑफ कोर्स आप अपने शंकर IAS की किताब है, जो भी एक बेसिक आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं उसमें पढ़ते ही हैं। एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज को टैकल किया जा सके, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में रियो अर्थ समिट ऑफ UNFCCC पे। इसकी जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जाती है पार्टिसिपेटिंग डोनर कंट्रीज द्वारा एंड इज मोबिलाइज्ड थ्रू अ रिप्लेनिशमेंट प्रोसेस आफ्टर एवरी 4 years। ओके, ये फिनेंशियल मैकेनिज्म की तरह काम करता है 5 कन्वेंशंस के लिए। CBD आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कन्वेंशंस के लिए। इट इज़ नथिंग जो मैं आपको बता सकूं या याद करवा सकूं, आपको खुद याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कन्वेंशंस ऐसी हैं 5 जिसकी फंडिंग का या फिनेंसिंग मैकेनिज्म का सारा जो जिम्मा है वो GEF पे आता है। ठीक है, UNFCCC, Stockholm Convention on persistent organic pollutants, United Nations Convention to combat desertification, Minamata Convention ऑन मर्करी। अब जो GEF असेंबली है उसमें सारे 185 मेंबर कंट्रीज होती हैं, जिसमें इंडिया भी आती है। GEF काउंसिल जो है वो मेन गवर्निंग बॉडी है, जिसमें 32 मेंबर्स जो अपॉइंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज द्वारा GEF मेंबर कंट्रीज की, वो होती है। GEF सेक्रेटेरिएट भी है जो वॉशिंगटन DC में है। सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, इन्विटेशन भेजना, ये सारी चीज़ें करता है। रिकॉर्ड रखना, इस समिट में ये हुआ, फिर सबको बताना, कोई रह तो नहीं गया, किसी का प्रेसिडेंट नहीं आया तो उसको बताना। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिकली यहाँ हम देखते हैं। प्रोटोस्टेरॉल बायोटा, प्रोटोस्टेरॉल बायोटा देखिए, इस तरह की जो बहुत चीज़ें होती हैं वो न्यूज़ में, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। एक रीसेंट स्टडी ये बताती है जो प्रोटोस्टेरॉल बायोटा है, जिसने इनहेबिट किया था अंडर वाटर वर्ल्ड को ओवर 1.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिलोंग करते हैं यूकैरियोटिक लाइफ को। ठीक है, एंड द सोर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ऑफ कोर्स आपको इनके बीच में डिफरेंस पता ही होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, और मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ मैं, और उनमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इन द सेंस एक ही सेल है, वो एक ही जगह पे रेस्पिरेशन, एक ही जगह पे एक्सक्रीशन, एक ही जगह पे फूड बन रहा है, एक ही जगह पे सबको बस एक ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है वहाँ पे। वो प्रोकैरियोट, सिंपल लाइफ, जहाँ से लाइफ शुरू हुई होगी इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में स्पेशलाइजेशन, फंक्शनलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं पर यूजुअली मल्टी सेल्युलर होते हैं यूकैरियोट्स, है ना, जिनमें न्यूक्लियस होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोस्टेरॉल बायोटा यूकैरियोट्स हैं। देखिए एक और चीज, आप प्रीलिम्स के PYQs उठा के देखिए, आपको ऑफ कोर्स ये मिल जाएगा कि जो वल्चर डेथ्स हुई हैं इंडिया में, बहुत सारे डाइक्लोफेनिक और इन सारे ड्रग्स को कंज्यूम करने की वजह से, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। और 2 बार आपके प्रीलिम्स में इस तरह से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से और ड्रग्स इसमें ऐड होते जा रहे हैं इस लिस्ट में। ठीक है, बैन ऑन ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स, तो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने रेकमेंड किया है बैन ऑन 2 more ड्रग्स हार्मफुल फॉर वल्चर्स। ठीक है, क्या करना है, प्रोहिबिट हो गया है मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स कीटोप्रोफेन एंड
एसेक्लोफेनिक और कीटोप्रोफिन, ठीक है। इसको बेसिकली हम यूज करते थे लाइव स्टॉक एनिमल्स में। देखिए जैसे लाइव स्टॉक एनिमल्स में हमने क्या किया, उनको थोड़ा सा दर्द हो रहा है या कोई फीवर है, ऐसी इस तरह के मेडिसिन दे दी। अब इन तरह के लाइव स्टॉक एनिमल्स पे कौन फीड करती हैं, वल्चर्स। तो वल्चर्स को भी वो डिसीज हो गई अंदर जाके, डिसीज इन द सेंस उनके लिए ये ड्रग्स सही नहीं है। ओके, तो ये जो है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू ड्रग्स इन द कंट्री। आप जानते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कीटोप्रोफिन, एसेक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक, नीमासोलाइड, ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो वेटनरी प्रैक्टिस में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक प्रूव हुए हैं टू वल्चर्स और जो भी बर्ड्स प्रे करती हैं लाइव स्टॉक पे। डाइक्लोफेनिक तो ऑलरेडी बैन है इंडिया में, ओके। और बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं नॉन स्टेरॉइडल, वो फुली मेटाबोलाइज ही नहीं होते बॉडी में वल्चर्स की। और बहुत सारी बर्ड्स की किडनीज, आप ही रीनल फेलियर भी आप पढ़ेंगे, PYQs उठा के देखिए, रीनल फेलियर हो जाता है वल्चर्स में, ओके। किडनी मतलब रीनल। तो ट्रीटेड कैटल मेटाबोलाइज ओके विद इन 2 मिनट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे यहाँ पे 9 स्पीशीज है इंडिया में वल्चर की, ये लिखा हुआ है, ये तो आपको याद ही होता है। पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट बैक्ड वल्चर स्लेंडर, नॉट इम्पॉर्टेंट। रिवर सैंड माइनिंग, सैंड क्या है, माइनर मिनरल है, दिस दैट ये भी ऑलरेडी आई थिंक 2015, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एनजीटी ने क्या किया है, मैंडेटरी कर दिया है कि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम कंसर्न्ड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स अगर आपको रिवर सैंड की माइनिंग करनी है। रिवर सैंड जो रिवर में होती है, ठीक है, सैंड आप जानते हैं, ठीक है। तो एनजीटी ने डायरेक्ट किया है MOEFCC को कि आप गाइडलाइंस इशू करें 2 महीने के अंदर अंदर, ताकि यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो। No river sand mining will be allowed to continue in country without obtaining these consents from 1st September. Sand mining आप जानते हैं is extraction of sand mainly through an open pit but sometimes mined from inland dunes. It is classified as minor mineral. Okay. आप जानते हैं MMDR Act 1957 के तहत इम्पैक्ट क्या है, रिवर बेड को ऑल्टर कर देती है and all of that. Okay, so I'll end the video here. थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो। रेस्ट इज समथिंग जिसमें मेरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये जो है ये बिल्कुल ही फैक्चुअल है। इंडियन ओशन डायपोल, एल नीनो, दिस नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड हियर। नेशनल वाटर अवार्ड्स या एनवायरमेंट डे, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। थैंक यू।